इक्विलिब्रियम का मीन क्या होता है? सर सारे साइड्स कोई भी साइड शिफ्ट नहीं होता। लाइक अगर हम लोग टेम्परेचर में बात करेंगे तो दोनों साइड इक्वल टेम्परेचर रहेगा। वेरी गुड। और कोई बताएगा? सही है आपका। और कोई बताएगा? सर रिएक्शन में कुछ पार्ट प्रोडक्ट रहेगा और कुछ पार्ट रिएक्शन होंगे। ठीक है। नॉर्मली नहीं बोलते आप इसके और करेक्ट बोलेंगे तो इक्वल रहेगा। और बताइए। यस और कोई बता रहे हैं? गाइस इक्विलिब्रियम का बिल्कुल एकदम लिटरल मीनिंग की हम बात करें रिएक्शन के केस में, हमें पता है रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ये हम हमेशा से करते हैं। बट केस अगर ऐसा हो जाए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी मिल रहा हो और दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है? दोनों टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहे हैं, तो केस ऑफ द रिएक्शन इन विच reactant or product do not change with time is called equilibrium. Guys समझा कुछ? मैं कह रहा हूँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, यानी कि वो केस जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाए, दैट केस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये एकदम लिटरल मीनिंग है इसका। Stage of reversible reaction at which the concentration of reactant and product change with time. नहीं हो रहा है का मतलब इक्वल हो गए, कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। या इसे और क्या बोलते हैं? कंडीशन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है, फॉरवर्ड का मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और बैकवर्ड का मतलब रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। तो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पर इक्वल हो जाए, हम उसे इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। इस चीज को अगर हम ग्राफिकली करें, हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पर दोनों इक्वल हो जा रहे हैं उसे हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? ठीक। अब ये चीजें तो चलो ठीक है, अगर हम इसे कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ ड्रॉ करें, तो आपको पता है ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है?
रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये रिएक्टेंट, वो कंडीशन जहां पर दोनों टाइप साथ कांस्टेंट सर उसे सेकंड ग्राफ समझाइए ना एक बार। क्या चीज? सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ समझ नहीं आया। ये वाला। यस। देखो कॉन्सेंट्रेशन टाइम, हमने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम पर जहां पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, देखो ग्राफ तब था बाद में कांस्टेंट हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो जाए, देखो ये कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा देखिए, तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो पेज वाला बंद हो जाए, देखिए कांस्टेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब डेफिनेशन से रिलेटेड समझ में आया। करिए कॉपी। सर एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जहां पर at which the concentration of reactant and product do not change with time, तो पहले तो देखो कॉन्सेंट्रेशन कैसा है प्रोडक्ट का, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, बाद में कांस्टेंट हो गया। इसी तरह रिएक्टेंट का देखो, पहले चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, बाद में कांस्टेंट हो गया, तो जहां पे ये दोनों, वो पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मैं भी और इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, जो जनरल ग्राफ बनाया मैंने, अप्लाई करके बताता हूं। ओके सर। सो सेकंड ग्राफ में वो इक्विलिब्रियम के उसके ऊपर क्या लिखा है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देखो ये सारे इंट्रोडक्टरी टर्म हैं, मैं इनको डिटेल में बताऊंगा आपको। ऊपर का भी हाँ सर।
देखिए जरा क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। सबसे पहले इट इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली, राइट। आप देखो पहले जो डेफिनेशन हमने लिखी उसमें स्टार्ट ही रिवर्सिबल रिएक्शन से किया था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है उसे डिस्कस करते हैं आगे हम। इट्स डायनामिक इन स्टेट। डायनामिक इन स्टेट का मतलब क्या है? ये अजीब लगता है हमको जब हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही, कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। तो याद रखिए कि स्पीड इक्वल है, चेंजेस हो रहे हैं, आपको विजिबल हो सकता है ना। ऑलवेज डायनामिक, ऑलवेज डायनामिक, याद रखिएगा। स्टैटिक कभी भी नहीं। इट कैन अटेन आइदर साइड ऑफ रिएक्शन। इट कैन बी अटेन आइदर साइड ऑफ रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन को हम जिधर भी चाहे उधर कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो हम प्रोडक्ट साइड पे कंट्रोल कर लें, चाहे तो हम रिएक्शन साइड पे कंट्रोल कर लें। इट कैन बी अटेन आइदर साइड ऑफ रिएक्शन, या तो लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट। डिस्टर्ब किससे होता है? चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। इनमें से कुछ आप चेंज करोगे, तीनों चेंज करोगे या कोई एक भी चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं। इसके बाद कैटलिस्ट डजंट चेंज द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम। इसके बाद मैंने यहाँ रिवर्सिबल टर्म यूज किया था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में आपको बता दिया है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है। रिवर्सिबल मतलब बाई डायरेक्शनल, जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों मूव करती है। ऐसी रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, दोनों तरफ चल रही है, कंप्लीट नहीं होती। पर जो यूनि डायरेक्शनल है वो ऑलवेज कंप्लीट होती जाती है। अब एग्जांपल में देखो, PCl5 डिसोसिएटेड टू गिव PCl3 एंड Cl2, दोनों डायरेक्शन में चल रही है। बट इधर पे इरिवर्सिबल है, आप देखो मैंने CaCO3 को हीट किया, CaO मिल गया, CO2 निकल भी गया, रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, चलिए कॉपी। ऊपर का हुआ है क्या? एक मिनट सर। देखिए जरा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। ये टर्म को पहले से पता है कि नहीं? होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो मींस डिफरेंट,
ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम हो। सेम फेज मतलब अब देखिए रिएक्टेंट भी गैसियस है और प्रोडक्ट भी गैसियस है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम होमोजेनियस है। और अगर डिफरेंट फेज हो जाए, देखिए रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट में भी एक सॉलिड और एक गैस है, तो डिफरेंट फेजेस अगर आ गए तो हेट्रोजेनियस हो। सर CaCO3 वाला रिएक्शन रिवर्सिबल होता है? बिल्कुल, हम कैसे, देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था, गैस पे एरो दिखाया था, तो अगर ये निकल गया तो रिवर्सिबल नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो एरो नहीं दिखाया मैंने, मतलब ये एक क्लोज वेसल में है, तो अगर क्लोज वेसल में है तो बिल्कुल रिवर्सिबल पॉसिबल। नीचे का हुआ है क्या? देखिए यहाँ से टॉपिक का पार्ट शुरू होता है। ये फर्स्ट पार्ट है, मैं इसको पहले रीड कर दूं। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उस पे लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होगा। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, एंड रेट ऑफ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reactant, each raised to power equal to the corresponding stoichiometric coefficient appearing in balance reaction। इसका मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए और इसे कैसे अप्लाई करना है वो बताता हूँ।
सर हो गया। चलो देखो अभी मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ कि क्या है। देखिए आपको रिएक्शन दिखाइए, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल में और स्मॉल में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये कैपिटल सी कैपिटल डी आपके प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल सी स्मॉल डी आपका क्या है, नंबर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब जरा इसको ध्यान से पढ़ो कैसे अप्लाई करना है। द रेट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक्टिव मास का मीनिंग क्या होता है। तो एक्टिव मास टर्म नया है पर आपके लिए पहले से नोन है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को हम क्या बोलते थे अभी तक? कॉन्सेंट्रेशन। याद आ रहा है ना? हाँ सर। है ना? तो यहाँ पर हम उसे एक्टिव मास से बोल रहे हैं, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं है। दूसरा, एक्टिव मास को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्रैकेट यूज करना होता है। तो ये ब्रैकेट जहां भी लगा वो मतलब उसका एक्टिव मास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब कैसे अप्लाई करें इस लॉ को? तो क्या बोला? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो ठीक है, हम जरा पहले बात करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब एक चीज बताइए, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, वो किसके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के कि प्रोडक्ट के? रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट के। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ reactant with the suitable power stoichiometric coefficient which is given in the balance reaction. Last में पढ़ लो, directly proportional to the productive mass of reactant, each ratio per equal to corresponding stoichiometric coefficient appearing in balance reaction. ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक, अब प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने एफ लिख दिया, तो लिखा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट। अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे। तो एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स विद द सुटेबल पावर। अब इसका भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के भी लिख देंगे। अब क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम इसे जरा इक्वलाइज कर दें। यहां से हमें KF बाई KB मिलेगा। क्या आएगा? C की पावर C, D की पावर D, E की पावर A, B की पावर B। This KF by KB is called KC। अब इन सब के मीनिंग्स पर आ जाए। What is KC? KC is called equilibrium constant। Is called equilibrium constant for forward reaction. In KB is called equilibrium constant for backward reaction। तो यानी हम KC इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ जो किया है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर।
कॉपी करिए, मैं इसके क्वेश्चन बताता हूँ आपको। नेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ? नहीं सर। नहीं सर। Done, sir. देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैंने आपको ये 4 रिएक्शन दी हैं, ठीक है। इसमें हमको 2 काम करने हैं। पहला काम हमें ये करना है कि इसका केसी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी। केसी की यूनिट क्या होगी, मैं एक करके दिखा देता हूं आपको, उसके बाद आप करेंगे। चलिए देखिए, पहले वाले के लिए केसी क्या बनेगा। तो केसी क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अमोनिया का एक्टिव मास की पावर कितना होगा, 2 अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, इसकी पावर 1।
H2 की पावर 3। तो पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। ठीक। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि यूनिट क्या होगी केसी की। तो यूनिट बताने के लिए हमको पता है अमोनिया का एक्टिव मास यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर स्क्वायर अपॉन, ये भी मोल पर लीटर, ये भी पर लीटर क्यूब। सॉल्व करें कितना बचेगा? मोल पर लीटर की पावर -2। इज इट? समझा? यस सर। सर कैमरा शिफ्ट करिए ना थोड़ा। हम्म, ठीक है। तो मोल पर लीटर की पावर -2 आ गया। अब बाकी पे आप अप्लाई कर दीजिए फटाफट से। मतलब सर मोल पर लीटर का जो पावर रहेगा वही हमारा आंसर है। हाँ, यूनिट वही हो गया। यूनिट हमारी हो गई मोल पर लीटर, या उसको उल्टा करके लिख दो लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर यूनिट होगी कैसी। That's it. सर सेकंड वाले में कोई कांस्टेंट मतलब कोई यूनिट नहीं आ रही, तो कांस्टेंट होगा ना? यूनिट लेस। आप करिए, आंसर मत बताइए, जब मैं पूछूं तब बताइए। सर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बाद में, पहले आप करके दिखाओ। हो गया सबका? नहीं सर।
हो गया सर। चलिए सर सेकंड लास्ट में केसी आपका बनेगा आंसर मैच कर रहा है, यस सर। क्लियर है सबको ये? सर फोर्थ वाला नहीं हुआ ना? क्यों? अच्छा मैंने नहीं किया, सॉरी, जगह खत्म हो गई। मैं इसको इरेज करूं तो कर दूं? मोल पर लीटर ही है उसका भी आंसर, तो आ हाँ गया। वो ठीक है, मतलब समझ गया ना, हम लोगों को कर पा रहे हैं ना? यस सर। हाँ सर, आप वो बोलो तो मैं नोट उसको भी कर लिखना है। देता हूँ, मुझे इरेज करके करना होगा। आगे चलें? 2 मिनट सर, वो नोट लिखना है। अच्छा लिखता हूँ। सर वो नोट में क्या लिखा है एक बार आप पढ़ सकते हो क्या? कहाँ पे? नोट नीचे वाला सर, क्वेश्चंस के ये नीचे। हाँ सर। इसको अभी रुक जाओ, बाकी हो गया है, लिख दिया सर। हाँ सर। इरेज करूँ ना मैं? हाँ सर। यस सर। देखिए अभी एक ऑब्जर्वेशन है कि एक्टिव मासेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड डज नॉट शो एप्रिशिएबल चेंज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास बहुत चेंज नहीं शो करा, इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल लेते हैं, टेकन एज नेग्लिजिबल और वन। इसे हम नेग्लिजिबल लेते हैं या फिर हम ये कहते हैं कि हम हमेशा वन कंसीडर करते हैं। क्या लॉजिक है मैं आपको समझा दूं, इधर देखिए ध्यान से। ये है एक, हमसे बोलते हैं कि 44 ग्राम CO2 प्रेजेंट इन 2 लीटर वेसल। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एक्टिव मास। फाइंड कर सकते हैं एक्टिव मास, कैसे फाइंड होगा इसका फॉर्मूला आपको ऊपर बताया, हाँ सर। मोल्स पर लीटर कितना हो जाएगा? 44 ग्राम अपॉन 44 मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम 2, कितना आ गया? 1 मोल। 1/2। आ गया। अब आगे हमसे बोलते हैं फाइंड द एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो। तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, मोल कॉन्सेप्ट से निकालते। नहीं 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 नहीं, वही तो बता रही, ये इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम पे क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम पे इसके एक्टिव मासेस सॉलिड और लिक्विड के चेंज नहीं होते, इसलिए ऑलवेज टेकन एज वन। एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया? 1। नो कैलकुलेट, नो नीड टू कैलकुलेट। इसलिए इक्विलिब्रियम पे सॉलिड और लिक्विड को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे।
इसके लिए जो केसी की इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी जरा बताइए, लॉ ऑफ मास एक्शन पे अप्लाई करें, क्या बनेगा? मोल पर बस लीटर। CO2 नहीं, Active mass of इक्वेशन क्या CO2. बनेगी? Active mass of CO2. हाँ, concentration of CO2, that's it. मतलब इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में ये बोले कि अगर कभी सॉलिड और लिक्विड दिखाई दे आप उसे काउंट ही मत करो, छोड़ दो। देखिए एक और NH4HS gives NH3 plus H2, क्या बनेगा केसी का फॉर्मूला? active mass मोल of NH3 Active mass of NH2S. NH3. हो गया, समझ आया? तो इसके केस में यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। तो हमको क्या पूछते हैं, हमको ऐसा हेटेरोजीनियस रिएक्शन देते हैं, ये हेटेरोजीनियस है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. मतलब हेटेरोजीनियस रिएक्शन देके हमसे यूनिट पूछते हैं, तो बड़ा सा एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन बना देते हैं, 3A plus 2B gives 4C plus 2D। अब इसके लिए केस केसी की यूनिट क्या होगी, समझ आ रहा है? तो Yes. पूछने के पीछे उनके लॉजिक्स क्या है? दो, एक तो इतने बड़े बड़े स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हैं तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आप सॉलिड को यूज करना है कि नहीं यूज करना ये आपको याद आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगर आपने सॉलिड को कंसीडर किया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब चीजों का एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, ठीक है? बताया जाए शॉर्टकट? यस सर। देखिए, देखिए ये रहा आपका शॉर्टकट। मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी क्या है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट्स इट। आप किसी भी रिएक्शन पे लगाओ, देखो यूनिट फटाफट आती है। मैं इस पे करता हूँ CaCO3, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना हो रहा है? 1. 1, तो आगे आएगा मोल पर लीटर, हो गया, डेल्टा एनजी की पावर 1 हो गया। ये वाला देखो, इसमें डेल्टा एनजी कितना आएगा? Sir, 2. हाँ 2. 2, तो मोल पर लीटर की पावर 2 हो गया। ये लंबा सा रिएक्शन मैंने दिया, इसके केस में डेल्टा एनजी कितना आएगा? 2 2 2 कितना आ रहा है? 2, तो आंसर क्या हो गया? मोल पर लीटर स्क्वायर, पर लीटर का होगा। तो रिएक्शन कितनी भी बड़ी हो, आपको यूनिट जब भी फाइंड करना हो तो बेस्ट मेथड है, आपको पेन पेपर की नहीं पड़ेगी। चलिए कॉपी। सर वो यूनिट वाला पार्ट वापिस समझा दीजिए ना।
मैंने बोला मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी का मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो जो जो आपको गैस में दिखे उसके प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स घटा हो गया। मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि गैसियस में तो सिर्फ CO2 ही था प्रोडक्ट में, तो 1 मोल CO2, रिएक्टेंट में कुछ है ही नहीं, इसलिए मोल पर लीटर की पावर बना के। सर सर अगर सारे सॉलिड्स होंगे तो हाँ, तो इक्विलिब्रियम में कुछ होगा ही नहीं, अभी तक रिएक्शन लॉन्च नहीं हुआ। अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ भी लिया जाए तो वो यूनिटलेस के उसमें इक्विलिब्रियम देख ही नहीं सकते हम। अरे रिएक्शन कैसे करेगा? अच्छा बताओ, शुगर में सॉलिड मिला दिया, सॉलिड भी शुगर, सॉल्ट भी शुगर, अब क्या होगा बताओ? कुछ नहीं। दो सॉलिड रिएक्शन करते हैं? समझ गए? नहीं सर, वो नहीं सर। बात ही नहीं हुआ तो कुछ बात ही नहीं कर सकते आप। सर सर बोलिए। सर केसी का यूनिट हर मतलब रिएक्शन के बेस पे चेंज होते रहता है, तो इसका क्या रीजन है? अब मैं वही बताने जा रहा हूँ कि किन किन चीजों पर केसी डिपेंड करता है। अगला पार्ट ही वही। ओके सर। घटा दूं ना? 1 मिनट सर, वो बाकी है। बस बड़ा जल्दी आपने बोला। देखिए, यहाँ एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। सबसे पहला मैंने वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, किस मोड में रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हमारे पास दो रिएक्शन गिवन है, आपको दिख रहा है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यस सर। C प्लस डी और इसमें C प्लस डी गिव्स A प्लस बी। ऐसा तो नहीं लग रहा दोनों रिएक्शन एक ही है? यस। अब एक काम करते हैं, हमारा क्वेश्चन ये व्हाट द नहीं रिलेशन होगा बिटवीन सर, क्योंकि केसी चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा तो वो भी करके देख लेते हैं। पहले वाले केस में K1 का इक्वेशन क्या बन रहा है? ये, और K2 के लिए क्या बन रहा है? K1 का रेसिप्रोकल। तो अब इन्हें सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें? मल्टीप्लाई। पक्का? और मल्टीप्लिकेशन ऑफ what we will get K1 K2, तो
क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? इनवर्स रिलेशन। गाइस बात समझ आई? यस ठीक है, तो हमको अभी तो मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया है, इस पे एक्चुअल रिएक्शंस मिलेंगे और आपको इस तरीके से रिलेशन फाइंड करना होगा। पहला पॉइंट क्लियर है ना? यस सर Yes, sir. सेकंड पर है स्टोशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है मैं बताता हूँ करके आपको इसे। देखिए ये सब गैसियस फेज में है, होमोजेनस की बात कर रहे हैं। दो रिएक्शन गिवन है हमको, ठीक है। अब दोनों में एक चीज ऑब्जर्व करिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इनके मोल्स वेरी कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? यस यस सर। तो इन पर भी के डिपेंड करता है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे के डिपेंड करता है। तो ठीक है, हम फर्स्ट वाले केस में K1 फाइंड करें। क्या बनेगा हमारा इक्वेशन? O2 की पावर 2 N2 बाय NO2 की पावर 2। K2 पर आते हैं, N2 की पावर हाफ O2 अपॉन NO2। अब हमें तो K1 और K2 में रिलेशन चाहिए, तो बाकी सबको तो कैंसिल होना चाहिए। कैसे, क्या करना पड़ेगा हमको? वापस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने से सब कैंसिल हो रहा है क्या? सर K2 डिवाइड को स्क्वायर करेंगे। करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ रिएक्शन 2 एंड देन डिवाइड। समझ आ रहा है? गाइस आपको यस सर। LHS RHS मैनेज करना है, तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? N2, ये O2 स्क्वायर है और ये NO2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? K2 स्क्वायर। तो आप करने के बाद जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? K1 बाय K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आया। सही है? गाइस अभी आपको ये सब क्वेश्चन करने हैं। कॉपी कर लीजिए जरा।
हो गया? एक मिनट सर। मैं इस पर एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ट्राई करके बताइए क्या आंसर आता है। डन? डन सर। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको K1 और K2 का रिलेशन बताना है सेम कंसेप्ट को अप्लाई करके। होमोजेनियस रिएक्शन है, find the K1 K2 relation in between. सेम कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 अप्लाई करना है। हो गया सर। हो गया सर। डन सर। गाइस सॉल्व हुआ? यस सर, हो गया। क्या आंसर आ रहा है? K1 K1 upon upon K2 K2 square square equal is to 1. equal to 1. मतलब सेम आंसर आ रहा है।
ये यस सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं। करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है मैंने, 3 रिएक्शन दी है K1 K2 K3, फाइंड K3 इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। सर डन। बोलिए क्या आ रहा है छोटू वाले का आंसर? K1 into K1 K2 square is equal to 1। यस सर। परफेक्ट, सही आंसर आपका। नेक्स्ट करिए। वो भी हो गया नेक्स्ट भी हो गया। बाकी लोगों को दीजिए। सबका हुआ क्या? यस सर हो गया। सर एक मिनट।
हो गया है सर। बोलिए आंसर थर्ड का। K3 is K1 equal to K1 into K1 into K2. K2. क्या K3 K1 equal to K1 into K2. क्या K3 इज इक्वल टू क्या है आपका आंसर? K1 into K1 into K2. K2. आपका यही आंसर है? Yes sir. Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट, समझ गए ना सबको भी? चलो और फैक्टर्स पर आते हैं। देखिए जरा, फैक्टर सी क्या था? यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जगह अगर हमने पार्शियल प्रेशर यूज किया तो भी के रहेगा। उसके लिए मुझे एक डेरिवेशन बताना है जो अभी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। ये टर्म शायद आपने सुना नहीं होगा आर्हेनियस के बारे में, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। उनके अकॉर्डिंग रेट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये रिएक्शन है। डेल्टा एच जो है हीट ऑफ रिएक्शन है। K1 K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रेस्पेक्टिव टेम्परेचर T1 T2। तो जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे K भी वेरी करेगा। सर वो इक्वेशन नहीं समझ आया। क्या चीज? और आरएनएस वो जो इक्वेशन दिया सर वो नहीं समझ आया। नहीं, मैंने उसमें कुछ समझाया ही नहीं। मैंने आपको बोला ये फॉर्मूला है जहां पर K1 और K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 पर और टेम्परेचर T2 पे। मैंने और कुछ बोला ही नहीं। सर आप एप्लीकेशन थोड़ी ना बता रहे आर्हेनियस थे। की स्पेलिंग बोल सकते हो? आर्हेनियस की ARRHENIUS। इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। हटा दूं? सर एक हाँ मिनट। सर। सर एक मिनट।
देखिए जरा, रिएक्शन कोशिएंट और मास एक्शन रेशियो क्या होता है। मैंने ये रिएक्शन लिखा और इस पे लॉ ऑफ मास अप्लाई कर दिया, ये बन गया। हमने अभी तक क्या बोलते थे इस रेशियो को, केसी, याद आ रहा है। हाँ सर। बट केसी तो तब बोलेंगे जब इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि केसी का मतलब ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ एक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तब हम इसे क्या बोलते हैं, क्यू, यानी कि क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट और मास एक्शन रेशियो बोलते हैं। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम उसे केसी नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। देखिए जरा, दो क्वेश्चन दिए, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी गिव्स डी, ए का वैल्यू दिए, ए टू डी का वैल्यू आपको बताना है। दूसरा हाफ एन टू प्लस हाफ प्लस हाफ बी आर टू गिव्स एन ओ बी आर, ये आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ के वन के। स्टार्ट करिए।
Done, sir. Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. चलिए बताइए। ए और बी वाले का आंसर, ए टू डी का क्या आंसर आ रहा है? 24. हम्म 24. 24 सर। सर सेकंड वाला नहीं हुआ, थोड़ा टाइम चाहिए। कर लो आप, मुझे फर्स्ट का आंसर भी रॉन्ग लग रहा है। सर 24 ही है। Yes, sir. 24 ही आ रहा हो है। सकता है, मैं करके देखता हूँ। क्या आंसर है सेकंड वाले का? गाइस, सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? K2 upon root K1. सर K का वैल्यू आ रहा है 1/K1 K2 स्क्वायर।
फर्स्ट का आंसर सबका यही है। यस सर। यस सर। सेकंड का क्या बताया आपने? सर 1/K1 K2 स्क्वायर। क्या है? 1/K1 into K2 स्क्वायर। 1/K1 सर डिनोमिनेटर में ही। डिनोमिनेटर में दोनों K1 K2। यस सर। देख लेते हैं जरा। सर K2 का स्क्वायर होगा। K2 का स्क्वायर होगा, और ठीक तो नहीं लग रहा है क्योंकि सर मुझे सही K2 है। अपॉन रूट K1 आया। क्या है आपको? K2 अपॉन रूट K1। K2 अपॉन रूट K1। यार K2 तो डिनोमिनेटर में आना नहीं चाहिए, क्या गड़बड़ किया है? और किसी का कुछ आंसर है इसके अलावा? क्यों भाई? सर K2 अपॉन रूट K1 रॉन्ग है। K2 नहीं पॉसिबल है, मेरे पास आंसर नहीं क्योंकि मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो सॉल्व मुझे भी करना है। देखते हैं ये क्या आता आपका। NOBR N2 हाफ, O2 हाफ और Br2 भी हाफ, ये होते हैं। K1 जो आपका आ रहा है N2 O2 अपॉन NO की पावर 2। P2 आपका आ रहा है NOBR अपॉन NOBr2 का हाफ। ठीक है, अब देखो कैंसिलेशन के लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि इसकी भी पावर मैच करे, तो इसकी तो पावर मैच नहीं कर रही है स्टैंडर्ड रिएक्शन से, तो हमें इसका पड़ेगा। सर रूट लेना पड़ेगा। A1 और फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो हमें NOBR चाहिए न्यूमरेटर में और ये चाहिए डिनोमिनेटर में, एंड देन डिवाइड। तो रूट K1 अपॉन K2 ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा है नहीं क्या? सर K1 डिवाइड करेंगे ना, K2 डिवाइड करने पर अरे NOBR डिनोमिनेटर में आएगा। K2 अपॉन रूट K1 ये आना चाहिए, ठीक है ना? मैच किया भाई बाकी लोगों का कि नहीं? यस सर। अभी भी बहुत सारे लोगों का गड़बड़ होगा कि वो नहीं रहे। डन। यस सर। यस सर। एक ही मिनट।
यस सर हो गया। देखिए जरा मैंने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता दूं। When the reactant and products are in gaseous phase, partial pressure can be used instead of concentration at definite temperature and Kc also replaced by Kp in that case। मतलब जब तक हम एक्टिव मास मोल पर लीटर बोल रहे हैं तब तक तो हम Kc निकालेंगे, लेकिन अगर केस ऐसा आ जाता है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर प्रेशर दिया होता है, तब हम क्या करेंगे, Kc का C हटा देंगे और C की जगह P लगा देंगे। C स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, प्रेशर है, तो हम वहां पे Kp लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये Kp कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं फिर से, जैसे हम अभी तक कर रहे थे, ठीक है। और ये सब गैसियस फेज में है, तो हम इसमें Kc नहीं लिखेंगे, हम Kp लिखेंगे। और Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर। मतलब समझ में आया? यस सर। नोट। सर वो क्या लिखा है, डेफिनेट टेम्परेचर ऑफ केसी कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय केपी इन दैट। Definite temperature and Kc also replaced by Kp in that case, replaced by Kp, ये जो किया है मैंने, Kc की जगह पे आप Kp लाइए। Is partial pressure।
हो गया गाइस, कॉपी हो गया? सर एक मिनट। डन सर। डन। नेक्स्ट लाइन डालिए, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अच्छा guys, एक चीज यहाँ पर और देख लीजिए, केपी रिप्लेस concentration by partial pressure, केसी रिप्लेस by केपी, in that case unit is also changed। अभी अगर आपको केपी का यूनिट फाइंड करना है तो आपकी फॉर्मूला ट्रिक क्या होगी, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। याद है ना, अभी पीछे हमने जैसे केसी के लिए लिखा था मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, ये लिख लीजिएगा, यूनिट इज ऑल्सो चेंज। गाइस हो गया? यस सर। ठीक है, हेडिंग द रिलेशन बिटवीन केपी पे करेंगे हम लोग, और आप लोग उसका मॉड्यूल ट्राई करिए, कल भी अपना लेक्चर है सर तो आगे केपी केसी हम सर आप एन चैप्टर बोल रहे हो कि एक्सरसाइज बैक वाला? मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? सर इन चैप्टर एक्सरसाइज नहीं सर, कुछ नहीं नहीं, नॉट दैट। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं हम लोग। ओके ओके सर। ओके सर। चलिए, थैंक यू सर, बाय सर। सर